एक 32 साल का नौजवान आदमी जिसको बचपन से हार्ट वॉल्व का मसला था, रेगुलर फॉलोअप पर कभी भी नहीं जा रहा था। 10-12 दिन से उसे सिर दर्द की तकलीफ थी, हल्का हल्का बुखार भी था। घर वालों ने सोचा कि वायरल इन्फेक्शन होगा। मोहल्ले के क्लिनिक से पेन किलर मिल गया, 2 इंजेक्शन लगे, थोड़ा सा आराम आ गया। लेकिन फिर एक रात अचानक उसे दौरे पड़े। सुबह जब उठा तो उसका बायां बाजू और पैर कमजोर हो चुका था। बात भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था, लकवा हो चुका था। अस्पताल पहुंचे, एमआरआई हुई, रिपोर्ट में लिखा था लार्ज रिंग एनहांसिंग लीजन विद मास इफेक्ट। तशखीस ब्रेन एब्सेस। उसके दिल के इन्फेक्टेड वॉल्व से बैक्टीरिया खून के जरिए सीधा दिमाग तक पहुंच गए। ये दिल की इन्फेक्शन थी जिसे हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। इसने ब्रेन के अंदर पस का एक गुब्बारा बना दिया। 3 हफ्ते तक सिर्फ पेन किलर और रैंडम एंटीबायोटिक्स चलते रहे। कोई एमआरआई नहीं, कोई स्पेशलिस्ट ओपिनियन नहीं, जब तक वो न्यूरोसर्जन तक पहुंचा। एब्सेस इतना बड़ा हो चुका था कि ब्रेन शिफ्ट हो रहा था, रप्चर का रिस्क था। उसकी इमरजेंसी सर्जरी हुई, आईसीयू एडमिशन हुआ, वेंटिलेटर पे रहा, लाखों का खर्चा हुआ और फिर भी उसको मुस्तकिल माजूरी हो गई। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान में रोज होता है। और जिन लोगों को दिल की बीमारी हो, शुगर हो या उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, उनमें रिस्क और भी बढ़ जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन एब्सेस कैसे बनता है, कैसे हार्ट इन्फेक्शन से दिमाग तक पहुंचता है और कैसे डिले आपको आईसीयू तक ले जा सकता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ब्रेन इन्फेक्शन मजाक नहीं करता। वक्त निकल गया तो नुकसान मुस्तकिल हो सकता है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ब्रेन एब्सेस असल में होता क्या है। ब्रेन एब्सेस दिमाग के अंदर पीप का एक लोकलाइज्ड पॉकेट होता है, यानी इन्फेक्शन का एक गुब्बारा। ये कोई सिंपल इन्फेक्शन नहीं होता जो सिर्फ बुखार करे और खत्म हो जाए। ये इन्फेक्शन दिमाग के टिश्यू के अंदर घुसकर वहां जमा हो जाता है और स्पेस एक ऑक्यूपाई कर लेता है। साइंटिफिक तौर पर प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि इन्फेक्शन बॉडी के किसी और हिस्से से शुरू होती है। बैक्टीरिया या फंगस खून के जरिए ब्रेन तक पहुंचते हैं। दिमाग के टिश्यू में सोजिश का एक अमल शुरू होता है। बॉडी उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसके इर्द गिर्द एक वॉल बनाती है, जैसे हम कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल के अंदर पीप जमा होती रहती है और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। खोपड़ी एक बंद डब्बा होती है। हमारे दिमाग के इर्द गिर्द स्कल है, एक हार्ड बोन बॉक्स। ये एक्सपैंड नहीं होता। मतलब अगर दिमाग के अंदर कोई चीज एक्स्ट्रा स्पेस ले रही हो, चाहे वो ट्यूमर हो या एब्सेस हो, वो दिमाग के ऊपर प्रेशर डालती है। इस प्रेशर को हम कहते हैं रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी आईसीपी। और रेज्ड आईसीपी शदीद हेडेक करता है, उल्टियां करवाता है, नजर को खराब करता है, ब्रेन को अपनी जगह से शिफ्ट कर सकता है। अगर शिफ्ट ज्यादा हो जाए तो दिमाग की हर्निएशन हो जाती है और हर्निएशन एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्फेक्शन आती कहां से है। पाकिस्तान में ब्रेन एब्सेस के कॉमन सोर्सेस अनट्रीटेड एयर इन्फेक्शन के कान से पीप बहती रही है, साइनस इन्फेक्शन, दांतों की इन्फेक्शन, टीबी की तकलीफ, हार्ट वॉल्व की इन्फेक्शन जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, ट्रॉमा, शुगर या मुदाफियत के निजाम का कमजोर होना। मेडिकल लिटरेचर के मुताबिक अनट्रीटेड ब्रेन एब्सेस का मोर्टालिटी रेट हिस्टोरिकली 40 से 60% तक था। अब मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के बाद ये 10% से भी नीचे आ गया है, लेकिन सिर्फ तब जब वक्त पर तशखीस और प्रॉपर मैनेजमेंट हो। यानी प्रॉब्लम बीमारी नहीं होती, डिले होता है। देखिए, ब्रेन एब्सेस कोई सिंपल इन्फेक्शन नहीं होता। ये दिमाग के अंदर एक पीप का बम होता है। जब तक छोटा है, अलामात माइल्ड हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता है और दिमाग प्रेशर टॉलरेट नहीं करता। इसलिए जब कोई मरीज सिर्फ पेन किलर लेकर घर बैठा रहता है कि ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन है, खुद ब खुद सेटल हो जाएगा, सूख जाएगा, तो समझ लीजिए ब्रेन एब्सेस में टाइम ही सब कुछ होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ब्रेन एब्सेस खतरनाक क्यों है? ये सिर्फ इन्फेक्शन ही तो है? नहीं, ये सिर्फ इन्फेक्शन नहीं है, ये एक प्रेशर प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने पहले कहा, स्कल एक बंद डब्बा होता है। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, ब्रेन टिश्यू, खून और ब्रेन का फ्लूइड जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। इन तीनों का बैलेंस फिक्स्ड होता है, इसे हम मोनरो-केली डॉक्ट्राइन कहते हैं। ये एक बेसिक न्यूरोसर्जिकल प्रिंसिपल है। अगर एब्सेस अपने अंदर जगह ले लेता है तो स्पेस एडजस्ट नहीं होता। इसका रिजल्ट ये होता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, शदीद किस्म का हेडेक होता है, मरीज को मुंह भर के क्या आती है, मरीज जो होता है उसे ड्राउजीनेस होती है, आंखों के आगे धुंधलापन आता है और अगर प्रेशर कंट्रोल ना हो तो ब्रेन अपनी जगह से शिफ्ट करना शुरू कर देता है।
इस शिफ्ट को हम कहते हैं ब्रेन हर्निएशन, जो कि एक न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी है। एमआरआई पर कभी कभी आप देखते हैं मिडलाइन शिफ्ट 8 mm या मास इफेक्ट प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिमाग का सेंटर अपनी जगह से हट चुका है। ये सिर्फ रिपोर्ट के लफ्ज नहीं है, ये एक वार्निंग साइन होती है। ज्यादा शिफ्ट का मतलब है ज्यादा रिस्क। और सबसे खतरनाक स्टेज, अगर एब्सेस वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर फट जाए, यानी ब्रेन के फ्लूइड स्पेसेस में रप्चर हो जाए, तो इन्फेक्शन पूरे सीएसएफ में फैल सकती है। इसलिए कहते हैं वेंट्रिकुलाइटिस, मेनिंजाइटिस, सेप्टिक शॉक। न्यूरोसर्जिकल लिटरेचर के मुताबिक वेंट्रिकुलर रप्चर के केसेस में मोर्टेलिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है। कुछ स्टडीज में 80% तक कहा गया है कि मरीज नहीं बचते, यानी उस स्टेज पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, जब तक एब्सेस एक छोटा सा पॉकेट है, उस वक्त तक हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है, ब्रेन शिफ्ट करता है या एब्सेस फट जाता है, तो फिर गेम चेंज हो जाता है। वहां से ट्रीटमेंट सिंपल नहीं रहता। आईसीयू, वेंटिलेटर, इमरजेंसी सर्जरी और कभी कभी परमानेंट ब्रेन डैमेज। पेशेंट को पहले 10-15 दिन सिर्फ हेडेक होता है, वो सोचता है माइग्रेन है, इंजेक्शन लगवाता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर प्रेशर साइलेंटली बिल्ड हो रहा होता है। ब्रेन एब्सेस में सबसे खतरनाक चीज है साइलेंट प्रोग्रेशन। आगे चल के हम बात करेंगे कि कौन से सिम्टम्स लोग इग्नोर करते रहते हैं और कब रेड फ्लैग समझना चाहिए। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होती है कि ब्रेन एब्सेस शुरू में ड्रामा नहीं करता, वो धीरे धीरे सिग्नल देता है और हम उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। चलिए प्रैक्टिकल तौर पर समझते हैं। परसिस्टेंट हेडेक जो जा ही नहीं रहा, ये सबसे कॉमन सिम्टम होता है। सिर दर्द होता है, लेकिन ये नॉर्मल माइग्रेन जैसा नहीं होता। इसमें कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। 7 से 10 दिन से ज्यादा चल रहा हो, रोजाना बढ़ता जा रहा हो, सुबह ज्यादा हो, जब उल्टी आए तो बेहतरी फील हो। मेडिकल लिटरेचर के मुताबिक क्लासिकल ट्रायड, जिसमें बुखार, सिर दर्द और फोकल डेफिसिट सिर्फ 40 से 50% केसेस में होता है। यानी हर पेशेंट में तीनों साइंस के साथ नहीं मिलते। इसलिए सिर्फ बुखार ना होना सेफ्टी का साइन नहीं है। बुखार कभी माइल्ड होता है, कभी मिसिंग होता है। हर ब्रेन एब्सेस में हाई फीवर नहीं होता, कभी कभी लो ग्रेड फीवर होता है। कभी एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से फीवर मास्क हो जाता है और मरीज को लगता है कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन इन्फेक्शन अंदर ही अंदर ग्रो कर रही होती है। एक बहुत सीरियस साइन जो लेट स्टेज में आता है वो सीजर्स का होता है, और अचानक फिट पड़ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग होती है कि ब्रेन इरिटेटेड है। पाकिस्तान में बहुत केसेस में सीजर्स को नजर या स्ट्रेस कह दिया जाता है, लेकिन सीजर इन कंटेक्स्ट में जब सिर दर्द हो, पहले बुखार रहा हो और फिर सीजर आए, तो इस पे एमआरआई होनी चाहिए। बाजू या हाथ की कमजोरी, अगर एक हाथ कमजोर हो जाए, पैर ड्रैग करने लगे, चेहरा टिल्ट हो जाए यानी लकवा हो, बात पूरी ना कर सकें, लफ्ज अटकने लगे, ये स्ट्रोक भी हो सकता है, ये एब्सेस का भी हो सकता है साइन, और ये इमरजेंसी है। मरीज के अंदर अगर आप बिहेवियर चेंज देखें, कंफ्यूजन हो, घर वाले कहें कि डॉक्टर साहब ये अजीब बातें कर रहा है, ये सुस्त हो गया है, उसे ड्राउजीनेस लगे, इरिटेबिलिटी लगे, कंफ्यूजन हो, ये रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साइंस हो सकते हैं। इनको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। देखिए, ब्रेन एब्सेस हमेशा ड्रामेटिक एंट्री नहीं करता। पहले सिर्फ सिर दर्द होता है, फिर हल्की वॉमिटिंग होती है, फिर कमजोरी होती है, और जब तक दौरे पड़ते हैं तो बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है। मैं सिंपल रूल देता हूं, अगर मरीज को सिर दर्द है, परसिस्टेंट, रूटीन खराब हो रही है, मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा और 14 दिन के अंदर कोई रिकवरी नहीं हो रही, तो एमआरआई करा लीजिए। ब्रेन के मामले में गैस वर्क नहीं चलता। हर हेडेक डेंजरस नहीं होता, लेकिन परसिस्टेंट हेडेक, प्रोग्रेसिव हेडेक, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ अगर हो, तो इसे इग्नोर मत करें, क्योंकि ब्रेन एब्सेस में अर्ली डायग्नोसिस सिंपल होता है, लेट डायग्नोसिस कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अताइयों का इलाज और डिले, और वो आपके मरीज पे कैसे इंपैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं असल मसले की। बीमारी इतनी डेंजरस नहीं होती जितना डेंजरस इसकी ट्रीटमेंट का डिले होता है। पाकिस्तान में ब्रेन एब्सेस का सबसे कॉमन पैटर्न क्या होता है? सिर दर्द होता है शुरू शुरू में, उसके बाद मरीज अताइयों के पास से लोकल क्लिनिक पे जाता है, उसके बाद पेन किलर इंजेक्शन लगते हैं, 3 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक का कोर्स करता है, उसे रीएश्योरेंस दी जाती है, उसकी कोई इमेजिंग नहीं की जाती, कोई स्पेशलिस्ट ओपिनियन नहीं लिया जाता, और यहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। पेन किलर करते क्या है? सिर दर्द कम कर देते हैं, लेकिन इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करते। मतलब वो सिर्फ आपको एक अलामती रिलीफ देते हैं। मरीज को लगता है कि इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन दिमाग के अंदर पस के पॉकेट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये सबसे खतरनाक इल्यूजन होती है, ये एक फॉल्स इंप्रूवमेंट होती है। ब्रेन एब्सेस ट्रीट करने के लिए हाई डोज आईवी एंटीबायोटिक्स चाहिए होते हैं, प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए चाहिए होते हैं,
और उसकी कल्चर गाइडेड थेरेपी करनी होती है। लेकिन अक्सर होता पता क्या है, 3 से 5 दिन के लिए ओरल एंटीबायोटिक्स दे दी जाती है। डोज भी लो होती है, ड्यूरेशन भी शॉर्ट होती है। रिजल्ट क्या होता है? बैक्टीरिया फुली खत्म ही नहीं होते, इन्फेक्शन सिर्फ स्प्रेस होती है, इलिमिनेट नहीं होती। और मेडिकल एविडेंस के मुताबिक इनकम्प्लीट एंटीबायोटिक थेरेपी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म का रिस्क भी बढ़ाती है। कभी कभी बिना एमआरआई के स्टेरॉइड्स दे दिए जाते हैं, जो सोजिश को तो कम करते हैं, मरीज बेहतर भी फील करता है, हेडेक इंप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर एक्टिव इन्फेक्शन हो तो स्टेरॉइड इम्यून रिस्पॉन्स को मजीद स्प्रेस करते हैं। ये इन्फेक्शन को अनकंट्रोल्ड बना सकते हैं। स्टेरॉइड सिर्फ सिलेक्टेड केसेस में स्पेशलिस्ट सुपरविजन के अंदर दिए जाने चाहिए, ब्लाइंडली नहीं। मरीज कहता है डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दें, एमआरआई की क्या जरूरत है? ये सेंटेंस पेशेंट के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। ब्रेन के सिम्टम्स में एमआरआई लग्जरी नहीं, डायग्नोस्टिक नेसेसिटी है। कंट्रास्ट एमआरआई एक गोल्ड स्टैंडर्ड इमेजिंग टेक्निक है सस्पेक्टेड एब्सेस के केसेस के लिए। विदाउट इमेजिंग अंधेरे में तीर चलाते हैं। देखिए, मुझे इंजेक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है डिले से। अगर 2 हफ्ते तक हेडेक ठीक नहीं हो रहा और न्यूरोलॉजिकल साइंस आ रहे हैं, जैसे कमजोरी है, दौरे पड़ रहे हैं, लकवे की शिकायत है, तो सिर्फ इंजेक्शन लगवाना सोल्यूशन नहीं है। ब्रेन एब्सेस घर बैठकर ठीक नहीं होता, और जब पेशेंट फाइनली न्यूरोसर्जन तक पहुंचता है तो बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है, सर्जरी इमरजेंसी बन चुकी होती है, आईसीयू एडमिशन होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके डिप्लीट होते हैं, और फिर फैमिली कहती है काश पहले एमआरआई करा लेते, काश पहले डॉक्टर अम्मार के पास आ जाते। इस हम बात करेंगे एमआरआई क्यों टर्निंग पॉइंट होती है और रिपोर्ट में कौन से लफ्ज सीरियस वार्निंग होते हैं। सबसे क्रिटिकल स्टेप की बात करते हैं, यानी एमआरआई की। ब्रेन एब्सेस में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? अलामात को ट्रीट करते रहना, तशखीस कभी भी कंफर्म ना होने देना। याद रखें, ब्रेन के केस में गैस वर्क अलाउड नहीं है। अगर मरीज को मुस्तकिल हेडेक हो, बुखार साथ में हो रहा हो, कोई न्यूरोलॉजिकल साइन हो, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हो, कमजोरी आए, तो कंट्रास्ट एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है। सीटी स्कैन कुछ केसेस में हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन स्मॉल एब्सेस या अर्ली सेरिब्राइटिस की स्टेज में एमआरआई पर ज्यादा क्लियरली डिटेक्शन होती है। साइंटिफिक एविडेंस ये शो करता है कि एमआरआई ब्रेन विद आईवी कंट्रास्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों बहुत ज्यादा होती है ब्रेन एब्सेस के लिए। रेडियोलॉजी रिपोर्ट में अक्सर ये लफ्ज मिलते हैं: रिंग एनहांसिंग लीजन, सराउंडिंग एडीमा, मास इफेक्ट, मिडलाइन शिफ्ट, रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन, डीडब्ल्यूआई सीक्वेंस पे। ये रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन ब्रेन एब्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, जो उसे ट्यूमर से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। एब्सेस की पीप के अंदर डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन होती है, जबकि ज्यादातर ट्यूमर्स में पैटर्न डिफरेंट होता है। इसलिए प्रॉपर एमआरआई प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग एमआरआई रिपोर्ट देखकर पैनिक हो जाते हैं। रिंग लीजन लिखा है, क्या ये कैंसर है? पर रिंग लीजन कैंसर नहीं होता। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हो सकता है ब्रेन एब्सेस, हाई ग्रेड ट्यूमर, मेटास्टेटिस, ट्यूबरकुलोमा। इसलिए एमआरआई के बाद न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन मैंडेटरी होता है। रिपोर्ट को खुद इंटरप्रेट करना खतरनाक साबित हो सकता है। ये याद रखें, अगर 2 हफ्तों की कंजर्वेटिव थेरेपी के बाद आपकी अलामात में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही और एमआरआई एबनॉर्मल है, तो न्यूरोसर्जन का ओपिनियन लेना डिले नहीं करना चाहिए। इसे फौरी तौर पे आपको कंसल्ट करना चाहिए। ब्रेन के मामले में देखेंगे अप्रोच रिस्की होती है। मैं पेशेंट्स को हमेशा कहता हूं, एमआरआई महंगी नहीं होती, डिले महंगा होता है। अगर आपकी रिपोर्ट में रिंग एनहांसिंग लीजन लिखा है या मास इफेक्ट लिखा है, तो प्लीज गूगल पर सर्च करने की बजाय स्पेशलिस्ट से मिलें। ब्रेन एब्सेस ट्रीटेबल है, लेकिन डायग्नोसिस कंफर्म होना चाहिए। एमआरआई एक लग्जरी नहीं, एमआरआई एक टर्निंग पॉइंट है। यहीं से डिसाइड होता है कि पेशेंट को सिंपल एंटीबायोटिक्स से ठीक करना है या इमरजेंसी सर्जरी की तरफ जाना है। आगे चल के हम बात करेंगे, अगर 2 हफ्तों में इंप्रूवमेंट ना आए तो एस्केलेट क्यों करना जरूरी है। अब मैं आपको एक गोल्डन रूल समझा देता हूं जो आपकी जिंदगी बचा सकता है। ब्रेन सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते तक हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो इस पॉइंट पे न्यूरोसर्जन से मशवरा मैंडेटरी है। इस रूल को लाइटली मत लें। अगर इनिशियली माइल्ड हेडेक हो, कोई न्यूरोसर्जिकल डेफिसिट ना हो, बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ हो, एमआरआई में कोई लीजन ना हो, तो शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वेशन रीजनेबल हो सकता है। लेकिन कंजर्वेटिव का मतलब ये नहीं है कि 1-2 महीने वेट करें। ब्रेन डिजीज में वीक्स मैटर करते हैं। ब्रेन एब्सेस का नेचुरल कोर्स ये होता है कि अर्ली स्टेज पे सेरिब्राइटिस होती है, फिर कैप्सूल बनता है, फिर उसके अंदर पीप इकट्ठी होती है और फिर प्रेशर पड़ना शुरू होता है। ये प्रोग्रेशन कुछ हफ्तों में हो सकती है। अगर 2 हफ्तों में हेडेक बेहतर नहीं हो रहा, फीवर मुसलसल हो रहा है, कमजोरी हो रही है, दौरे शुरू हो चुके हैं,
तो ये क्लियर सिग्नल है कि बीमारी प्रोग्रेसिंग है। इस स्टेज पर ट्रीटमेंट एस्केलेट करना होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, आरजी पेन रिलीफ बीमारी की इंप्रूवमेंट नहीं होता। अगर पेन किलर बंद करते ही आपकी अलामात वापस आ जाएं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। रियल इंप्रूवमेंट का मतलब है कि सिर दर्द, उसकी इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिवली कम हो, आपको दवाई की जरूरत ना पड़े, बुखार रिजॉल्व हो जाए, आपको दवाई की जरूरत ना पड़े, न्यूरोलॉजिकल एग्जाम स्टेबल हो और फॉलो अप इमेजिंग पे इंप्रूवमेंट हो, पेशेंट को थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। इमीडिएटली कंसल्ट आपको स्पेशलिस्ट से करना चाहिए। अगर आपकी एमआरआई एबनॉर्मल हो, रिंग एनहांसिंग लीजन हो, मास इफेक्ट आ रहा हो, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो और मिर्गी के दौरे पड़ रहे हो। इस स्टेज पे डिले का मतलब ऑप्शंस का कम होना है। मैं मरीजों को एक सिंपल लाइन देता हूं, अगर 14 दिन बाद भी प्रॉब्लम वैसी की वैसी है तो डॉक्टर चेंज करने से नहीं डरना चाहिए। ब्रेन के मामले में लॉयल्टी से ज्यादा लॉजिक जरूरी है। स्पेशलिस्ट तक पहुंचना ईगो का इशू नहीं, सर्वाइवल का इशू है। अगर आप ट्रीटमेंट चूज करते हैं लेकिन टाइमिंग आपके कंट्रोल में होती है, 2 हफ्तों का रूल फॉलो कीजिए। ब्रेन एब्सेस में वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी अक्सर महंगी पड़ती है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि जब पेशेंट लेट स्टेज पर पहुंचता है होता क्या है और उसकी रिकवरी किस तरह होती है। अब मैं आपको वो स्टेज बताता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा दुख देती है, जब मरीज 4 से 6 हफ्ते डिले के बाद मेरे पास आता है। इस स्टेज पर बीमारी सिंपल नहीं रहती। अर्ली स्टेज में एब्सेस 1 या 2 सेंटीमीटर की होती है, लेट स्टेजेस में 4 या 5 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा हो चुकी होती है। सराउंडिंग ब्रेन में स्फीयर एडिमा होता है। एमआरआई पर क्लियर मास इफेक्ट, मिड लाइन शिफ्ट विजिबल होता है, यानी अब वो सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन बन चुकी होती है। रिपोर्ट में लिखा होता है सिग्निफिकेंट मास इफेक्ट विद मिड लाइन शिफ्ट। इसका मतलब ब्रेन कंप्रेस हो रहा है, स्ट्रक्चर्स अपनी जगह से हिल रहे हैं, हर्निएशन का रिस्क रियल हो चुका है। इस स्टेज पर डिले घंटों में मेजर्स होता है, दिनों में नहीं। जब एब्सेस बड़े होते हैं और वेंट्रिकुलर सिस्टम के करीब होते हैं तो रप्चर का रिस्क और भी बढ़ जाता है, और अगर वेंट्रिकल में रप्चर हो जाए, इन्फेक्शन सीएसएफ में फैल जाए तो वेंट्रिकुलाइटिस डेवलप होती है जिसकी मोर्टेलिटी 80% तक होती है। यह स्टेज लाइफ सेविंग बैटल की होती है। अब ट्रीटमेंट सिंपल आईवी एंटीबायोटिक्स नहीं होता, अब रिक्वायर है इमरजेंसी क्रेनियोटमी या बारहोल एस्पिरेशन, वेंट्रिकुलर ड्रेनेज और आईसीयू मॉनिटरिंग, वेंटिलेटर सपोर्ट और आईसीयू का हर गुजरता घंटा हर दिन एक्सपेंसिव होता है। पाकिस्तान में क्योंकि हेल्थ केयर सेल्फ फंडेड है और फैमिली फाइनेंशियल कोलैप्स के एज पर होती है, इसलिए अक्सर सिनेरियो ये होता है कि पहले 3-4 हफ्ते रैंडम ट्रीटमेंट पर खर्चे करते रहते हैं, फिर इमरजेंसी एडमिशन, फिर सर्जरी, फिर आईसीयू, फिर 6 से 8 हफ्ते आईवी एंटीबायोटिक्स, और जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो सेविंग्स खत्म हो चुकी होती हैं। डिले सबसे महंगा डिसीजन होता है। लेट स्टेज में प्रेशर प्रोलॉन्ग्ड होता है, रिजल्ट हो सकता है कि परमानेंट हेमिप्लीजिया हो, स्पीच डिफिकल्टी हो, मुस्तकिल मरीज को सारी उम्र दौरे पड़ते रहें, और हाइड्रोसेफलस हो, पेशाब का मसला हो, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो, कुछ मरीजों में जिंदगी भर डिपेंडेंसी भी हो सकती है। जब मरीज अर्ली स्टेज में आता है तो हम कंट्रोल्ड प्लान बना सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, लेकिन लेट स्टेज में आता है तो उस स्टेज पे हम सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। इन दोनों में फर्क समझिए, अर्ली ट्रीटमेंट क्यूरेटिव है, लेट ट्रीटमेंट सिर्फ सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल होता है। ब्रेन एब्सेस खुद से कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, डिले उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, और ब्रेन के मामले में टाइम लग्जरी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परमानेंट डैमेज क्यों होता है और कैसे कुछ लोग जिंदगी भर के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब एक बहुत अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी बात करते हैं जो हर ब्रेन एब्सेस के पेशेंट को पता होनी चाहिए। जो भी ब्रेन एब्सेस का पेशेंट सर्वाइव करता है वो 100% नॉर्मल में वापस नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ब्रेन टिश्यू बहुत नाजुक होता है, और जब उस पर लंबे अरसे के लिए प्रेशर रहे, साथ में इन्फेक्शन हो, तो ये मुस्तकिल डैमेज का बायस बन सकते हैं। अगर एब्सेस मोटर एरिया के करीब हो या ज्यादा अरसे तक प्रेशर मोटर कॉर्टेक्स के ऊपर रहे तो ये डैमेज हो सकता है, और रिजल्ट पता है क्या होगा? एक साइड का हाथ कमजोर हो सकता है, पैर ड्रैग होना शुरू हो जाता है, लकवे की शिकायत हो सकती है, चलने में दुश्वारी हो सकती है, बाजुकत फिजियोथेरेपी से इंप्रूवमेंट होती है, लेकिन कभी ये मजूरी मुस्तकिल रह जाती है। ब्रेन एब्सेस के बाद स्कार टिश्यू रह सकता है। स्कार ब्रेन के लिए एक इरिटेशन का फोकस बनता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? मरीज को मुस्तकिल मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसको लॉन्ग टर्म मिर्गी की दवाई खानी पड़ती है, वो अकेला गाड़ी नहीं चला सकता, उसके लिए सोशल लिमिटेशंस होती हैं। मेडिकल लिटरेचर के मुताबिक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जो कि पोस्ट एब्सेस होते हैं उनको सीजर डिसऑर्डर की शिकायत होती है, मतलब मिर्गी के दौरे पड़ने का खतरा होता है। कुछ मरीजों में
याददाश्त कमजोर हो जाती है, कंसंट्रेशन पुअर हो जाती है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। फैमिली कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये पहले जैसा नहीं रहा। ये सटल डैमेज होता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स बहुत सीरियस होते हैं। एब्सेस अगर फ्रंटल या डीप ब्रेन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हों तो हो सकता है कि उसे पेशाब का मसला रहे, पखाने के कंट्रोल का इशू हो, उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाए केयर गिवर्स पे। ये सिर्फ मेडिकल मसला नहीं रहता, ये सोशल और इमोशनल बर्डन होता है। परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि रेगुलर मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपी, फॉलो अप, लॉस ऑफ अर्निंग, एक बंदे को मुस्तकिल साथ रहना पड़ता है। पाकिस्तान में क्योंकि हेल्थ केयर सेल्फ स्पॉन्सर्ड होती है, इसलिए फैमिली पर डबल बर्डन होता है, मेडिकल भी और फाइनेंशियल भी। लोग अक्सर समझते हैं कि सर्जरी हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। मैं ऑनेस्ट बात करता हूं, कभी कभी हम सिर्फ जिंदगी बचा पाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ 100% वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ब्रेन एब्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर्जरी नहीं, सर्जरी की टाइमिंग है। अर्ली स्टेज पर रिवर्सेबल होती है, लेट स्टेज पर सिर्फ डैमेज कंट्रोल होता है। ब्रेन सेकंड चांस नहीं देता। आगे चल के हम बात करेंगे पाकिस्तान की फाइनेंशियल रियलिटी की और क्यों सही डिसीजन लेना शुरू से जरूरी है। आइए एक बहुत प्रैक्टिकल बात डिस्कस करते हैं जो शायद मेडिकल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है वेस्ट के साथ? यहाँ ज्यादातर पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट खुद स्पॉन्सर करते हैं। आपकी ना इंश्योरेंस होती है, ना आपको जो होता है सरकारी अस्पताल में आपका इलाज चल रहा होता है। आईसीयू का हर दिन डायरेक्टली फैमिली की जेब से जाता है, इसलिए डिसीजन इमोशनल नहीं स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। अगर ब्रेन एब्सेस अर्ली डिटेक्ट हो जाए, एमआरआई टाइमली हो जाए, स्पेशलिस्ट ओपिनियन टाइमली मिल जाए, प्रॉपर आईवी एंटीबायोटिक्स स्टार्ट हो जाए और अगर सर्जरी रिक्वायर्ड हो तो प्लान सेटिंग में हो, तो इस स्टेज पर आईसीयू स्टेज शॉर्ट हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस मिनिमम हो सकती हैं, ओवरऑल कॉस्ट मैनेजेबल होती है। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है कंट्रोल्ड कॉस्ट और एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अब कंपेयर कीजिए लेट प्रेजेंटेशन से। इमरजेंसी एडमिशन, आईसीयू ज्यादा दिनों के लिए, वेंटिलेटर पे जाना पड़ सकता है, इमरजेंसी सर्जरी होती है, लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे होता है, 6 से 8 हफ्ते आईवी एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, बार बार स्कैन कराना होता है, पॉसिबल होता है कि दोबारा सर्जरी करनी पड़े और अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। अक्सर फैमिलीज पहले 3 से 4 हफ्ते रैंडम ट्रीटमेंट्स पर खर्चा कर चुकी होती हैं, फिर जब इमरजेंसी आती है रिसोर्सेज ऑलरेडी डिप्लीट हो चुके होते हैं, डिले डबल कॉस्ट क्रिएट करता है। मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटी, फाइनेंशियल कोलैप्स, परमानेंट डैमेज के बाद एंटीसीयर मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, फॉलो अप एमआरआईज, लॉस्ट अर्निंग कैपेसिटी, ये वन टाइम एक्सपेंस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। लोग एमआरआई करवाने से डरते हैं क्योंकि महंगी लगती है, लेकिन सच ये है कि एक टाइमली एमआरआई आपको आईसीयू एडमिशन से बचा सकती है। ब्रेन के केस में सस्ती चीज डिले होती है और डिले सबसे महंगा पड़ता है। मैं पेशेंट्स को एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, अगर आपकी अलामात मुस्तकिल रह रही हैं और दवाइयों के बावजूद इंप्रूव नहीं हो रही तो पैसा इंजेक्शन वगैरह पर वेस्ट मत करें, एक दफा प्रॉपर तशखीस करवाएं, न्यूरोसर्जन से मशवरा करें। पाकिस्तान में आप खुद अपने स्पॉन्सर हैं, इसलिए हर डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। सही जगह शुरू करेंगे तो एंड भी कंट्रोल्ड होगा। ब्रेन एब्सेस सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी है। और याद रखिए, अर्ली न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन, प्रॉपर एमआरआई, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट का मतलब है कि बेटर आउटकम और कंट्रोल्ड कॉस्ट। आगे चल के हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान में एडवांस्ड न्यूरोसर्जरी अवेलेबल है और क्या पाकिस्तानी न्यूरोसर्जन्स के रिजल्ट्स इंटरनेशनल लेवल के कंपेरेबल हैं या नहीं। अब मैं एक पॉजिटिव और बहुत अहम बात क्लियर करना चाहता हूं। पाकिस्तान में न्यूरोसर्जरी प्रिमिटिव नहीं है, ये 1990 वाला दौर नहीं है। आज पाकिस्तान के मेजर टर्शियरी केयर सेंटर्स में, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में वही टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो इंटरनेशनल न्यूरोसर्जिकल सेंटर्स में यूज होती है। मॉडर्न न्यूरोसर्जिकल सेटअप्स में अवेलेबल होता है हाई डेफिनेशन ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, हाई स्पीड ड्रिल्स, अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर्स, मॉडर्न आईसीयू मॉनिटरिंग सिस्टम्स। ये गैजेट्स सिर्फ शोपीस नहीं होते, ये आपके आउटकम को इंप्रूव करते हैं। साइंटिफिक एविडेंस शो करता है इमेज गाइडेड सर्जरी से प्रिसीजन इंप्रूव होती है और कॉम्प्लिकेशंस का रेट रिड्यूस होता है। ब्रेन एब्सेस के बाद इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, टारगेटेड आईवी एंटीबायोटिक्स, इलेक्ट्रोलाइट और मेटाबॉलिक मैनेजमेंट, ये सब मॉडर्न न्यूरो आईसीयू प्रोटोकॉल का पार्ट है। और पाकिस्तान के रेप्यूटेबल सेंटर्स में जहां पे मैं काम करता हूं, ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। ब्रेन एब्सेस की ट्रीटमेंट एक ब्लाइंड गेस नहीं होता,
एम्पेरिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स, फिर कल्चर बेस्ड एडजस्टमेंट और 6 से 8 हफ्ते की स्ट्रक्चर्ड थेरेपी जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक होती है, इन्फेक्शियस डिजीज गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, यानी मैनेजमेंट साइंटिफिक बेस्ड होता है, ट्रायल एंड एरर पर नहीं होता। स्टडीज ग्लोबली शो करती हैं कि अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन से मॉर्टेलिटी 10% से भी कम हो जाती है। पाकिस्तान में भी जब मरीज अर्ली स्टेज पर आता है तो आउटकम्स कंपेरेबल होते हैं। डिफरेंस बीमारी में नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन में होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि बाहर चले जाते तो बेहतर होता। मैं सिंपल बात करता हूं, अगर डिजीज अर्ली स्टेज में हो तो यहां भी वही रिजल्ट मिल सकता है, और अगर लेट स्टेज में हो तो रिजल्ट सेम है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, स्किल्ड न्यूरोसर्जन अवेलेबल है, आईसीयू प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है, बस एक चीज मिसिंग होती है हमारे पेशेंट्स में, टाइमली डिसीजन। प्रॉब्लम पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं, प्रॉब्लम मरीज की लेट प्रेजेंटेशन है। अगर आप टाइम पर सही स्पेशलिस्ट तक पहुंच जाएं तो ब्रेन एब्सेस ट्रीटेबल है और रिजल्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कंपेरेबल होते हैं। आगे चल के हम क्लियरली समझाएंगे कि ब्रेन एब्सेस का ट्रीटमेंट एग्जैक्टली कैसे होता है, कब मेडिसिन, कब सर्जरी और कब आईसीयू जरूरी होता है। अब एक इंतहाई प्रैक्टिकल सवाल, अगर ब्रेन एब्सेस की तशखीस हो जाए तो ट्रीटमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? क्या सब केसेस का एक जैसा इलाज होता है? इसका जवाब है नहीं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है एब्सेस के साइज पर, उसकी लोकेशन पर, उसकी नंबर ऑफ लीजन्स पर और मरीज के न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पर। फिर यह देखना होता है कि प्रेशर कितना है, क्या रप्चर का रिस्क मौजूद है। अब आपको सिंपल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाता हूं। अगर एब्सेस छोटा हो, जनरली 2 या 2.5 सेंटीमीटर से कम, मरीज न्यूरोलॉजिकली स्टेबल हो, प्रेशर ज्यादा ना हो, मिडलाइन शिफ्ट ना हो, तो हम एग्रेसिव आईवी एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करते हैं। लेकिन याद रखें, ओरल एंटीबायोटिक्स नहीं, हाई डोज आईवी थेरेपी, 6 से 8 वीक के ड्यूरेशन और रेगुलर एमआरआई फॉलोअप। इंटरनेशनल गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि प्रोलॉन्ग्ड इंट्रावीनस एंटीबायोटिक थेरेपी, क्योंकि ब्रेन पेनिट्रेशन लिमिटेड होती है, शॉर्ट कोर्स से काम नहीं चलता। यानी ये 3 दिन की एंटीबायोटिक वाली डिजीज नहीं है। अगर एब्सेस 2.5 से 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो, प्रेशर क्रिएट कर रहा हो, मरीज को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ रहा हो, तो हम बर होल एस्पिरेशन करते हैं। इस प्रोसीजर में स्कल में छोटा सा सुराख करके नीडल या कैथेटर के जरिए पीप को निकाला जाता है, प्रेशर को कम किया जाता है, सैंपल को कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजा जाता है और उसके मुताबिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। कल्चर रिपोर्ट से एग्जैक्ट बैक्टीरिया आइडेंटिफाई होता है, इसकी वजह से टारगेटेड एंटीबायोटिक थेरेपी होती है। हाँ, अगर एब्सेस मल्टीलोकुलेटेड हो, जिस मल्टीपल पॉकेट्स हो, थिक कैप्सूल हो, रिकरेंस हो या रप्चर का रिस्क ज्यादा हो, तो ओपन सर्जरी यानी क्रेनियोटमी की जरूरत पड़ सकती है। इसमें आर्जी तौर पे स्कल का एक पार्ट रिमूव किया जाता है, एब्सेस कैविटी को साफ किया जाता है, प्रेशर को रिलीव किया जाता है और ये एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। मरीज ड्राउजी हो, हर्निएशन का रिस्क हो, वेंट्रिकुलर रप्चर की सस्पिशन हो, सोजिश बहुत ज्यादा हो, तो न्यूरो आईसीयू केयर रिक्वायर्ड होती है। इस स्टेज पर इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, स्ट्रिक्ट न्यूरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन और हर घंटा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेन एब्सेस का ऑपरेशन जरूरी नहीं होता, लेकिन हर ब्रेन एब्सेस को सीरियस लेना बहुत जरूरी होता है। डिसीजन एमआरआई देखकर और मरीज की कंडीशन देखकर होता है, गूगल सर्च से नहीं। अर्ली स्टेज में सिर्फ मेडिसिन काम कर सकती हैं, लेट स्टेज में सर्जरी लाइफ सेविंग होती है। ट्रीटमेंट का चॉइस आपका न्यूरोसर्जन डिसाइड करता है, लेकिन टाइमिंग पेशेंट डिसाइड करता है। अगर मरीज लेट आएगा तो ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं और उस पर फिर उसी तरह रिकवरी होती है। आगे चल के हम बात करेंगे ब्रेन एब्सेस के बारे में कॉमन मिथ्स जो लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। कुछ डेंजरस मिथ्स को क्लियर करते हैं, क्योंकि अक्सर बीमारी से ज्यादा नुकसान मिस इन्फॉर्मेशन करती है। पाकिस्तान में ब्रेन एब्सेस के अराउंड बहुत सी गलत फहमियां हैं जो लोगों को रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाती हैं। चलिए एक एक करके उन पे तफसील से बात करते हैं और मिथ्स को बस्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, हर हेडेक माइग्रेन होता है। रियलिटी ये है कि हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता। अगर हेडेक प्रोग्रेसिव हो, बुखार के साथ हो, इस हेडेक के साथ मरीज को उल्टियां आए, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, तो ये रेड फ्लैग है। मेडिकल लिटरेचर क्लियर करता है कि ब्रेन एब्सेस में क्लासिक ट्राइएड, फीवर, हेडेक और फोकल डेफिसिट हर केस में नहीं मिलती, इसलिए सिर्फ माइग्रेन अज्यूम कर लेना डेंजरस हो सकता है। सेकंड मिथ, 3 दिन की एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ब्रेन एब्सेस के लिए हाई डोज आईवी एंटीबायोटिक्स का एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स करना पड़ता है जो 6 से 8 वीक की ड्यूरेशन का होता है। कल्चर बेस्ड एडजस्टमेंट करनी होती है इस पे दवाई की डोज को
और शॉर्ट ओरल कोर्स से सिर्फ मरीज की अलामात स्ट्रेस होती हैं, इन्फेक्शन इरेडिकेट नहीं होती। ब्रेन टिश्यू में एंटीबायोटिक पेनिट्रेशन लिमिटेड होती है, इसलिए प्रोलॉन्ग थेरेपी एविडेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट है। थर्ड मिथ, इंजेक्शन लगवा लो सब ठीक हो जाएगा। इसकी ग्राउंड रियलिटी ये है कि पेन किलर इंजेक्शन सिर्फ पेन को कम करता है, एब्सेस को ट्रीट नहीं करता। आरजी रिलीफ जो है वो क्योर नहीं होता। ये सबसे खतरनाक इल्यूजन है। चौथी मिथ, ऑपरेशन करवाना बहुत रिस्की होता है। रियलिटी ये है कि अनकंट्रोल्ड ब्रेन एब्सेस ज्यादा रिस्की होता है। मॉडर्न न्यूरोसर्जरी में माइक्रोस्कोप गाइडेड, इमेज नेविगेशन सपोर्टेड, आईसीयू मॉनिटर्ड अप्रोच की जाती है। रिस्क डिजीज में होता है, प्रोसीजर में नहीं, जब टाइमली किया जाए। इसलिए डिले रिस्क को मल्टीप्लाई करता है, बीमारी को बढ़ाता है। मिथ नंबर 5, पाकिस्तान में एडवांस्ड ट्रीटमेंट नहीं होता। रियलिटी ये है कि मेजर टर्शरी केयर सेंटर्स में मॉडर्न ओटी सेटअप, हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप, न्यूरो आईसीयू, एविडेंस बेस्ड एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल्स सब चीजें अवेलेबल हैं जो पेशेंट की आउटकम को बहुत इफेक्ट करती हैं। आउटकम को जो चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है वो टाइमिंग होती है कि आप लेट आ रहे हैं या अर्ली आ रहे हैं। देखिए, मैं फियर क्रिएट नहीं कर रहा, मैं क्लैरिटी क्रिएट कर रहा हूँ। ब्रेन एब्सेस रेयर हो सकता है, लेकिन जब होता है तो मजाक नहीं करता। गूगल और इंजेक्शन से ज्यादा जरूरी है प्रॉपर डायग्नोसिस और स्पेशलिस्ट ओपिनियन। मिथ्स वगैरह आपको कंफर्ट देते हैं, जबकि फैक्ट्स आपकी जिंदगी बचाते हैं। इसलिए डिसीजन हमेशा नॉलेज पर लें, अजम्पशन पर नहीं। आगे चल के एक क्लियर एक्शन प्लान को डिस्कस किया जाएगा, ताकि अगर आप या आपके किसी फैमिली मेंबर को ये अलामात हों तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और ट्रीटमेंट को कैसे लेके चलना है।